हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड वेलकम टू द एब इनिशियो सीरीज। नाउ आई एम वेरी श्योर आप में से कई लोगों को ये आइडिया नहीं होगा कि ये सीरीज एक्चुअली किस बारे में है। तो आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज से लगभग 4 साल पहले यानी 2021 मई महीने में मैं एक सीरीज लेकर के आया था यूट्यूब पे। इट इज स्टिल अवेलेबल बाय द नेम ऑफ एब इनिशियो सीरीज। नाउ 4 साल के इस दौरान, मतलब 2021 से लेकर के 2025 अभी चल रहा है, जून महीने में मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। और इन सभी सालों में, इन सभी टाइम्स में जितना भी समय गुजरा है, जितने भी एग्जामिनेशंस बीच में आए, जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जितनी भी रिट्स लगाई गई, जितने भी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करने पड़े, और लेटेस्ट जो एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑल इंडिया जजेस केस में, जिसने 3 इयर्स की प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया, there has been a significant change or a significant difference in the way the students have been preparing for judicial services examination. यदि आप किसी भी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी स्टेट जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए रिसेंटली एक बड़ा, मैं कह सकता हूं कि सेटबैक आया है काफी स्टूडेंट्स के लिए जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बिकॉज ऑफ द 3-year एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Now it was anticipated from a very long time, काफी समय से इसका अंदेशा था। स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, लिटिगेटर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स, सारी फ्रेटर्निटी को एक अंदेशा, एक पिंच, एक आइडिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। Now जब से ये जजमेंट आया है जजमेंट आने के कुछ समय पहले ही मैंने एक प्लान बी सीरीज सभी स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस की थी कि यदि आप जुडिशरी के साथ साथ ही अपना प्लान बी भी सिक्योर करना चाहते हैं फॉर योर करियर अहेड, फॉर योर लाइफ अहेड, तो आप इस पूरी सीरीज को देख सकते हैं। प्लान बी सीरीज जो थी वो आई थी पिछले 1-1.5 महीने पहले आई थी, आप देख सकते हैं उसको। ये जो सीरीज है एब इनिशियो, ये सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है, या फिर अपनी प्रिपरेशन को लेकर के डाइसी हैं कि उन्हें ऐसी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपका सवाल यह है कि सर हम 3rd ईयर में हैं, 4th ईयर में हैं, 5th ईयर में हैं और हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि अब हम बिकॉज ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हमें एक्चुअली जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के साथ साथ जो मेरी पूरी प्लान बी सीरीज है उसको एक बार देखें। आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली आपको आगे जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है और कैसे करनी है, और अगर नहीं करनी है तो आप और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दैट विल बी डिस्कस प्रॉपरली। बट ये जो पूरी एब इनिशियो सीरीज है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स को डेडिकेट करते हुए है जो कि अपनी प्रिपरेशन में पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं, जो कि जुडिशियल सर्विसेज के लिए अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से या तो फर्क नहीं पड़ता या फिर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं ना कहीं खुद को लैंडेड पाते हैं, चाहे उनका एनरोलमेंट पुराना हो रखा हो, उन्होंने प्रिपरेशन ना की हो, चाहे उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी हो और उनका जो एनरोलमेंट है वो लगभग 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल का हो चुका हो। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पूरी सीरीज होने वाली है। तो अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप बेझिझक इस वीडियो को यहीं पे ड्रॉप कर सकते हैं, कोई खराबी नहीं होगी। नाउ मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये पूरी एब इनिशियो सीरीज वर्कआउट कैसे करती है। इन दिस सीरीज आई शैल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑन बोर्ड, यानी जिस भी सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे उससे रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इवन अदरवाइज भी, क्योंकि प्लान बी को भी हम कंसिडर करके चल रहे हैं, प्रैक्टिस को भी हम कंसिडर करके चल रहे हैं, सो उस सब्जेक्ट का क्या रोल है, चाहे आपके एग्जामिनेशंस में, चाहे आपकी प्रिपरेशन में, चाहे आपके सेमेस्टर कॉलेज में, चाहे आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सीरीज एवरीथिंग A to Z बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। दैट मीन्स एब इनिशियो, ये शब्द हम लोग पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आई एम वेरी श्योर मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष के केस से आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, एब इनिशियो, void ab initio, void from the very beginning, so उसी को ये नाम डेडिकेटेड है। सो लेट्स बिगिन, हमारे सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करते वक्त मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं,
आपको पहले ही बता दूं कि मैं एक्चुअली कौन हूं। अगर ये वीडियो रैंडमली आपके पास पहुंचा है तो माय नेम इज शुभम उपाध्याय। आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, मोर देन अ डेकेड। 10 साल से ऊपर हो चुका है। बहुत सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स को पढ़ाया है मैंने, बहुत सारे लॉ एग्जामिनेशन बेस्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, बहुत सारे क्लैट, एलेट और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, प्लस इवन अदरवाइज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने पढ़ा रखे हैं स्कूल्स वगैरह में। सो अच्छा खासा एक टीचिंग करियर, टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा हो चुका है और उस एक्सपीरियंस के साथ मैं अब स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूं। अब नहीं, काफी समय से ट्रेन कर रहा हूं फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। रिसेंटली सम ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव बैग्ड ब्यूटीफुल रैंक्स in Delhi Judicial Services, in Rajasthan Judicial Services, in Odisha Judicial Services, in Kerala, Telangana, Andhra Pradesh Judicial Services, and in fact Odisha Judicial Services. आप किसी भी जुडिशियल सर्विसेज का नाम लो, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट वन ऑफ और मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बैग्ड अ रैंक इन दीज जुडिशियल सर्विसेज. To give you one of the recent results, one of my students, Samriddhi Talwar, has bagged rank 1 in Delhi Judicial Services. On the other hand, Shalabdeep Goyal, Pranshu Shukla, rank 19, rank 11 in Delhi Judicial Services. So I have a pretty decent experience of how to train the students for various judicial services examination, not just for Delhi. I live in Bhopal, Madhya Pradesh, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ ऑल ओवर इंडिया, ट्रेन करता हूँ उनको. चलिए, सो अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको पहले ही बता देता हूं कि दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल @द शुभम उपाध्याय. इस टेलीग्राम हैंडल पे जाकर के आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं. वी आर ऑलरेडी अ फैमिली ऑफ 22,000 मेंबर्स. लगभग 22,000 मेंबर्स की एक ऑर्गेनिक, डेडिकेटेड और काफी प्रोएक्टिव फैमिली हमारी ऑलरेडी चल रही है. तो अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. टेलीग्राम पे जाइए, @द शुभम उपाध्याय या रादर @द शुभम सर सर्च करिए, आपको मेरा टेलीग्राम हैंडल मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए, अब एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं. टेक्स्ट बुक जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पे हम सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस लेकर के चलते हैं. जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक गूगल फॉर्म मिलेगा. आप उस गूगल फॉर्म को फिल करके जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपका चैलेंज आ रहा है, जो भी सॉल्यूशन आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, उस गूगल फॉर्म में बता सकते हैं. जैसे अगर आप चाहते हैं कि हम यूट्यूब पे आपके लिए कोई सीरीज लेकर के आए, अगर आप चाहते हैं कि हम फ्री मास्टर क्लासेस आपके लिए लेकर के आए, अगर आप चाहते हैं कि हम बैचेस लेकर के आए, अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए, या अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए मॉक इंटरव्यूज लेकर के आए, यदि आप चाहते हैं कि हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करें, यदि आप चाहते हैं कि हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करें, सो एवरीथिंग that you require with respect to your preparation for judicial services examination can be asked from us, from me and my team by filling the Google form that is provided in the description box of this video. तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, गूगल फॉर्म ओपन करिएगा, उसमें जो भी प्रॉब्लम, जो भी चैलेंज आप लोग फेस कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, वो उस गूगल फॉर्म में आप बता सकते हैं. मैं और मेरी टीम यूट्यूब वीडियोस, मास्टर क्लासेस, बैचेस, टेस्ट सीरीज, मॉक इंटरव्यूज, फाइनेंशियल असिस्टेंस, मेंटरशिप, किसी भी तरीके से आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे और करते रहेंगे. सो यू कैन जॉइन अस and start your judicial services preparation and rather have a very successful legal career. Even if it is not from judiciary, it has to be a successful career. चलिए, सो सेशन को शुरू करते हैं. ab initio के बारे में बता देता हूं. आज का हमारा सब्जेक्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS, जो कि रिप्लेस करता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को. ठीक, अब जरा देखिए, BNSS has been enacted to replace the Code of Criminal Procedure 1973 law reform initiative by the government of India. Along with BNSS, the BNS replaces Indian Penal Code and BSA replaces the Indian Evidence Act. So 25 दिसंबर 2023 को ये बिल जो थे, तीनों नए क्रिमिनल लॉज के, इनको प्रेसिडेंट की असेंट मिली और ये एक्ट बन गए, या फिर हम कह सकते हैं कोड बन गए, संहिता बन गए. इनके संहिता बनने के बाद 1 जुलाई 2024 को इन कानूनों को लागू किया गया इन द एंटायर कंट्री.
ठीक, मतलब 1 जुलाई 2024 से ये तीनों कानून इंडिया में लागू हो गए। दे वर मेड एप्लीकेबल इन द होल ऑफ इंडिया। अच्छा, और हम अभी रिसेंटली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे किसी भी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के सिलेबस को देखें, ज्यादातर को, वहां पे आपको सिलेबस में न्यू क्रिमिनल लॉज प्लस ओल्ड क्रिमिनल लॉज दोनों ही पूछे जाते हैं, अभी जा रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में 1-1.5 साल तक पूछे जाएं। इसका कारण यह है क्योंकि 1 जुलाई 2024 से पहले पहले रजिस्टर हुए जितने भी मामले हैं उन सब पे आज भी ओसीएल यानी ओल्ड क्रिमिनल लॉज का ही, यानी आईपीसी का, सीआरपीसी का और इंडियन एविडेंस एक्ट का ही एप्लीकेशन होता है, यानी कि इन्हीं का लागू होना चलता है। यही कानून अभी भी उन मामलों पे लागू होते हैं जो कि 1 जुलाई 2024 से पुराने हैं। दैट मींस बहुत सारे मामलों पे अभी भी ओल्ड क्रिमिनल लॉज एप्लीकेबल होते हैं। इसीलिए आपके सिलेबस में भी अगले कुछ समय तक एटलीस्ट आने वाले समय में न्यू क्रिमिनल लॉज प्लस ओल्ड क्रिमिनल लॉज दोनों ही पूछे जाने की बहुत गुंजाइश है। अब ये वीडियो जब हम बना रहे हैं तो हमें मालूम है कि बीएनएसएस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण और रादर हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये ना सिर्फ आप लोगों की मदद करता है जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, बल्कि इसका यूसेज बहुत ज्यादा होता है प्रैक्टिस में। अगर आप क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं, दांडिक मामलों के अगर आपके पास मामले आते रहते हैं या जिन भी सीनियर के अंडर आप काम कर रहे हैं उनके पास ये मामले आते रहते हैं, तो ये ऐसा कानून है जिसकी आपको बहुत जरूरत पड़ती होगी, बीएनएसएस की खासकर। इसी को आप कंपेयर कर सकते हैं सिविल लॉ में सीपीसी से, तो वहां पे भी इसकी जरूरत बहुत है। सो दैट मेक्स बीएनएसएस रियली पॉपुलर सब्जेक्ट एंड रादर अ रियली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट for all the students, may they be in their law school or may they be in their post grad or even having a job or even practicing or preparing for judicial services examination. अब जरा देखते हैं कि ये जो आपका पूरा बीएनएसएस है ये वर्कआउट कैसे करता है। देखिए, नीड ऑफ बीएनएसएस फंक्शन, हमारे देश में जो ये पूरा पर्पस है बीएनएसएस का या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसका यूज क्या है, उसका पर्पस क्या है, जरा हम लोग समझते हैं। देखिए, आप ये पूरा अम्ब्रेला देख सकते हैं, ये पूरा अम्ब्रेला बीएनएसएस को ही सिग्निफाई करता है, यानी बीएनएसएस का ही प्रतीक है। तो बीएनएसएस में बहुत सारे फंडामेंटल्स या बीएनएसएस के अम्ब्रेला में बहुत सारे फंडामेंटल्स कवर होते हैं, जिनमें सबसे एक जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं हम ट्रायल मैकेनिज्म, यानी कि विचारण की प्रक्रिया। कोर्ट में कोई भी मामला जो कि क्रिमिनल मैटर है, चोरी का मामला, डकैती का मामला, रेप का मामला, मर्डर का मामला या ब्राइबरी का मामला, ऑल दीज मैटर्स, हाउ विल दे बी ट्राइड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, इनका विचारण कैसे चलेगा, यह मैकेनिज्म पूरा बीएनएसएस में दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप या आपके इर्द गिर्द या समाज में कोई भी अपराध होता है और पुलिस के पास जाने पे पुलिस एंटरटेन ना करे उस विक्टिम को, उस पीड़ित को, तो वो क्या करे, किसके पास जाए, मजिस्ट्रेट के पास जाए तो कैसे जाए, इसका पूरा प्रक्रिया आपको कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में दिया गया है, जो कि अगेन बीएनएसएस का पार्ट है। देन कम्स अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, जो ये बताता है कि भाई जब भी पुलिस के पास कोई भी जानकारी पहुंचती है किसी भी अपराधी से रिलेटेड या किसी भी ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड जिस पे लोगों को संदेह है कि इसने अपराध किया है, तो चाहे अरेस्ट की प्रक्रिया हो, चाहे जांच की प्रक्रिया हो, अन्वेषण की प्रक्रिया हो, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया हो, यह भी कहां पे प्रॉपर्ली डिफाइन की गई है, अंडर बीएनएसएस। प्लस बीएनएसएस आपको और भी ऑर्डर्स देने की पावर देता है, यानी कि जो कोर्ट्स होती हैं, जो भी नेसेसरी ऑर्डर्स होते हैं, चाहे मेंटेनेंस का ऑर्डर हो, चाहे वो ऑर्डर्स टू स्टॉप और रिमूव अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और डेंजर हो, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू any security that has to be taken for keeping peace and good behavior, बहुत सारे ऐसे स्पेशल ऑर्डर्स के बारे में, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स के बारे में बीएनएसएस बात करता है, जो कि
ना सिर्फ क्रिमिनल जजमेंट होते हैं, क्रिमिनल जजमेंट से इतर कुछ क्रिमिनल कोर्ट्स के यानी कि दांडिक जो न्यायालय हैं उनके आदेश होते हैं जिनको कि मानना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। साथ ही साथ बीएनएसएस आपको अपील प्रोसेस के बारे में भी बताता है, यह भी बताता है कि मामलों की अपील किस प्रकार की जा सकती है। यदि अगर कोई भी मैटर है, कोई भी मसला है, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा दिया गया जजमेंट है जिससे कोई पक्षकार अगर खुश नहीं है, ना खुश हैं, तो वो अपील के प्रोसीजर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट की अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट में कैसे हो, सेशन कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में कैसे हो, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना है तो सुप्रीम कोर्ट तक कैसे जाए, ये सारी चीजें यहां पे प्रोवाइड की गई हैं। और साथ ही साथ ट्रायल का जो पूरा प्रोसीजर है, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया, चाहे फिर वो एविडेंसेस को बुलाया जाना हो, विटनेसेस को बुलाया जाना हो, ओपनिंग ऑफ द केस हो, प्ली बार्गेनिंग हो, चाहे फिर डबल जियोपार्डी का रूल हो, राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन हो गए, या फिर फ्री लीगल एड की प्रक्रिया हो गई, ट्रायल प्रोसीजर में फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट हो गया, रीडिंग आउट ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट हो गया, कन्विक्शन एक्विटल का कॉन्सेप्ट हो गया, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, ऑल ऑफ दैट is covered under the umbrella of BNSS। BNSS में ये सारी चीजें कवर करी गई हैं। अच्छा, साथ ही साथ सॉरी देखिए, साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बीएनएसएस के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि आखिरकार बीएनएसएस को लाए जाने के पीछे का पर्पस क्या रहा, मोटिव, ऑब्जेक्टिव क्या रहा। ऑलरेडी ये सारी चीजें काफी हद तक सीआरपीसी में दी गई थी, तो फिर एक नए कानून को लाने के का औचित्य क्या था, रीजन क्या था। तो जरा ध्यान से देखिएगा, बीएनएसएस को लाए जाने के पीछे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वाज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि बीएनएसएस जो है वो कई ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स को इनकलकेट करता है, इंक्लूड करता है, जो कि इसको पुराने सीआरपीसी के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बीएनएसएस की प्रक्रियाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का महत्व बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को इंक्लूड कर दिया गया है। कई ऐसी मॉडर्नाइज टेक्निक्स का प्रयोग किया जा रहा है बीएनएसएस की वजह से, ईएफआईआर हो जाए या और भी ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं हो जाएं जो कि ऑर्थोडॉक्स सीआरपीसी में एटलीस्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं थी। मतलब सीआरपीसी के अंतर्गत भी ईएफआईआर जैसी चीज हो सकती थी, लेकिन ये चीज एक्सप्रेसली ना लिखे होने के कारण इसमें प्रॉब्लम्स रहती थी। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया गया है बाय इंट्रोड्यूसिंग बीएनएसएस। प्लस ये प्रोटेक्शन करता है राइट्स की, ठीक, जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी राइट्स को सेफगार्ड करता है। नॉट जस्ट दैट, ये इंश्योर करता है सिंप्लीफिकेशन एंड क्लैरिटी, ठीक, हर एक चीज को डिटेल में समझाता है पूरा का पूरा बीएनएसएस कि आखिरकार ये पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की प्रक्रिया वर्कआउट कैसे करेगी। साथ ही साथ ये विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस को भी इंश्योर करता है, प्लस ये विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को भी इंट्रोड्यूस करता है फॉर ऑल द विटनेसेस इन द क्रिमिनल ट्रायल। प्लस ये टाइम बाउंड प्रोसेस पे स्ट्रिक्ट है, यानी कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उससे भी निपटने के लिए ये काफी ज्यादा रोबस्ट एक कानून बनाया गया है, जो ये इंश्योर करता है कि जो एक प्रॉब्लम रही है हमारे देश में कानून व्यवस्था को लेकर के कि न्यायालय में तारीख पे तारीख मिलती है किंतु इंसाफ नहीं मिलता, उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए ये टाइम बाउंड प्रोसेस की बात होती है। सेकेंडली एंड लास्टली, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन यहां पे काफी हद तक कर दिया गया है, जो मैंने यहां पे अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी में आपको बताया था। अब जरा देखते हैं कि आखिरकार बीएनएसएस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है। हालांकि अगर आप यहां पे देख रहे होंगे तो ये आपको विजिबल नहीं होगा, कुछ पीपीटी का कुछ एरर है, बट नो वरीज, मैं आपको इसका नाम भी बताता चलूंगा। अगर आप ऑर्डिनरली देखें तो बीएनएसएस के टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 39 और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं 531। ये अभी प्रीलिम्स में पूछे जाने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। बहुत हद तक चांसेस हैं कि यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं। प्लस मैंने यहां पे आप लोगों के लिए एक फाइल जो क्रिएट करी है, ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये वाली पिक्चर आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पीडीएफ ओपन कर लीजिएगा या आप अपनी बैराक्ट ओपन कर लीजिएगा
मैं आपको बैराक में मार्किंग करवा देता हूं कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठे, बीएनएसएस के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, लेट मी टेल दैट टू यू। सो जरा देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बीएनएसएस में सबसे पहले तो आ जाता है प्रिलिमिनरी चैप्टर, डेफिनेशन, स्कोप एंड कमिटमेंट। जो डेफिनेशन क्लॉज है बीएनएसएस का, वो पहले भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज और इनकी हायरार्की कैसी होगी, ये आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। कृपया कर अपनी बैराक्ट ओपन कर लें और उसमें इंडेक्स को ओपन करके इन पार्ट्स को मार्क करते चले, या फिर अपनी कॉपी निकाल लें और कॉपी में ये सारी चीजें लिखते चलें ताकि आपको ये ध्यान रहे। ठीक, सो प्रिलिमिनरी पोर्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है, अरेस्ट ऑफ पर्संस है कि व्यक्ति की गिरफ्तारी कैसे होगी, प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस के बारे में एक चैप्टर आता है जिसमें समन के बारे में बात की गई है, वारंट के बारे में बात की गई है, प्रोक्लेमेशन के बारे में बात की गई है, अटैचमेंट एंड सेल के बारे में बात की गई है। दैट इज वन इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्लस कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, कौन सी कंडीशंस ऐसी जरूरी हैं जिनसे कि प्रक्रियाओं को शुरू किया जा सकता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है जिससे कोई भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, चाहे वो एफआईआर दर्ज कराना हो, चाहे वो कंप्लेंट दर्ज कराना हो, चाहे वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस की बात हो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। सेकंड, नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट, किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रक्रिया आखिर शुरू कैसे होती है, किस प्रकार से मामले का कॉग्निजेंस लिया जाता है, किस प्रकार से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाया जाता है, किस हिसाब से ओपनिंग ऑफ द केस होती है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होती है, ऑल ऑफ दैट इज इंपॉर्टेंट। प्लस चार्ज फ्रेमिंग कैसे की जाती है, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन या फिर वारंट ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, ट्रायल ऑफ समन केसेस बिफोर अ मजिस्ट्रेट। साथ ही साथ एक और टाइप का ट्रायल भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज समरी ट्रायल। ठीक, अगर आप बीएनएसएस से अवगत नहीं है या अगर आप बीएनएसएस को लेकर के उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं और अभी अभी आपने जस्ट बीएनएसएस पढ़ना शुरू किया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली बताता चलेगा कि कहां पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल, जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल, अपील हो गया, जजमेंट का एरिया हो गया, रेफरेंस एंड रिविजन हो गया, एग्जीक्यूशन सस्पेंशन हो गया, प्रोविजंस ऑफ बेल एंड बॉन्ड हो गया, जमानत वगैरह की प्रक्रिया, ये सब कुछ आपको बीएनएसएस में दिया गया है और ये सब कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एनी एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब जरा समझते हैं कि फाउंडेशनल एरियाज कौन से ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों के लिए मदद करेंगे इन टर्म्स ऑफ बीएनएसएस। और आखिरकार जब आप बीएनएसएस को पढ़ेंगे या बीएनएसएस को पढ़ते हैं तो क्या क्या चीजें आपकी वर्कआउट होती हैं, कौन कौन सी फील्ड में आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले तो these chapters जो अभी मैंने मार्क करवाया आपको, these chapters cover over 75 to 80% of the frequently tested areas in judicial services examination. They are foundational for understanding the core procedures like arrest, bail and trial. जो मैंने अभी चैप्टर्स आपको मार्क करवाए वो फाउंडेशनल चैप्टर्स हैं, उनके बिना आप बाकी के बीएनएसएस को पढ़ेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं बनेगा। नेक्स्ट, एग्जाम प्रिपरेशन। सो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएनएसएस बीइंग अ मेजर सब्जेक्ट, इसको हम मेजर सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं, ये किसी भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस का हिस्सा भी होता है और जितने भी क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर पेपर में आ रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर कहीं से आते हैं तो वो बीएनएसएस और सीपीसी से ही आते हैं, बिकॉज दे आर प्रोसीजरल इन नेचर। नेक्स्ट, अगर आप लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप एक लिटिगेशन का हिस्सा है, जैसा मैंने आपको बताया, तो भी ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी फंडामेंटल नॉलेज आपको जरूरी होती है लिटिगेशन या लीगल एडवाइजरी रोल्स के लिए। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, तो आपको बीएनएसएस की एक जानकारी होना बिल्कुल मैंडेटरी है। प्लस अगर आपसे आकर के कोई लीगल एडवाइस भी मांगता है तो वो लीगल एडवाइस दे पाने के लिए भी आपको प्रक्रिया की जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि एफआईआर क्यों दर्ज होती है, रिमांड क्या होती है, कस्टडी क्या होती है, डिफॉल्ट एफआईआर क्या होती है, बेल क्या होती है। ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी नोन टू द स्टूडेंट्स और वही सारी चीजें बीएनएसएस में कवर होती है।
प्लस अगर आप लोगों को बताएं तो बीएनएसएस जो है ये इफेक्टिव एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इसकी क्या हो सकती है। अगर आप बेसिक पे जाएंगे, कोर कॉन्सेप्ट्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो बीएनएसएस के बेयर एक्ट में दिए गए हैं उनको आप सबसे पहले कवर करें अपनी कोर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेकंड, प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जितना हो सके एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, चाहे वो यूनिवर्सल्स की बुक से हो चाहे वो सिंगल्स पब्लिकेशन की बुक से हो। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए प्रॉब्लम क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। अगर आपको मेंस एग्जामिनेशन से घबराहट होती है, लिखने से डर लगता है, तो भाई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सिंगल्स पब्लिकेशन की यहाँ पे ग्रीन कलर की बुक भी आती है, उसमें हर स्टेट के सब्जेक्ट वाइज हर स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आप अगर चाहें तो उस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, वहां से भी आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि टॉप नॉच वैरायटी में भी होंगे और आपकी प्रिपरेशन में मदद भी करेंगे। फिर आंसरिंग बोथ एमसीक्यू प्रीलिम्स एंड डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस मेंस इफेक्टिवली, सेल्फ असेसमेंट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है इन केसेस में। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एंश्योर दैट दिस प्रॉब्लम किसी भी लेवल पे, चाहे आपको प्रॉब्लम हो प्री में, मेंस में, आंसर राइटिंग में, किसी भी तरीके से, उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको यहीं पे बता दिया। अब जरा आगे चलते हैं, बेस्ट सोर्सेस टू स्टडी बीएनएसएस। तो बीएनएसएस अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस मटेरियल फॉर बीएनएसएस बेयर एक्ट। प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक सोर्स, किसी भी और किताब के अलावा, किसी भी और कमेंट्री के अलावा सबसे पहले बेयर एक्ट पढ़िए। ये मैं नहीं, ये आपके सीनियर्स, आपके दीदी भैया, आपके मम्मी पापा, जो भी लोग आपके जान पहचान में लॉ से रिलेटेड हैं, वो हमेशा यही कहेंगे कि बेयर एक्ट्स को पढ़िए, क्योंकि बेयर एक्ट्स बेयर प्रोविजन है, कमेंट्रीज इंटरप्रिटेशन होती हैं और कमेंट्रीज हमेशा बेयर एक्ट पे बेस्ड ही होती हैं। तो इसीलिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू द कोर, स्टिक टू द फंडामेंटल्स, और ये सारी चीजें आपको बीएनएसएस में दी गई हैं इन द बेयर एक्ट, बीएनएसएस नहीं किसी भी लॉ में। सेकेंडली, अगर आपको केस लॉ का कलेक्शन देखना है तो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का इंटरप्रिटेशन देखिए, कमेंट्री देखिए, बहुत सारी बुक्स हैं, यूनिवर्सल्स की आती हैं और भी देयर आर वेरियस पब्लिकेशंस जो कि केस लॉज को कवर करते हैं। सो व्हेनेवर दीज केसेस आर कवर्ड, ठीक, जब भी इन केसेस को कवर किया जाता है, इन केसेस की अंडरस्टैंडिंग आपके मेंस आंसर राइटिंग में और इवन आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बहुत यूजफुल होती है। प्लस कमेंट्री बुक्स ऑन बीएनएसएस अगर आप देखें तो ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोविजंस एंड देयर एप्लीकेशंस आपको देती हैं। सो इट्स वेरी रिलेवेंट, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू to study from all these sources, from the Bear Act, from the proper commentary books and from the MCQ books and descriptive books, question answers based mains point of view से ये आपके राइट सोर्सेज माने जाते हैं। अगर आपको बताऊं कि रॉन्ग सोर्सेज क्या हो सकते हैं, गलत सोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा सोर्सेज गलत सोर्सेज होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक सब्जेक्ट उठाएं से बीएनएस, और बीएनएस के लिए आप लेट्स से पिल्लई भी पढ़ रहे हैं, केडी गौर भी पढ़ रहे हैं, रतनलाल धीरजलाल भी पढ़ रहे हैं और आपका एसएन मिश्रा भी पढ़ रहे हैं, अगर आप एक ही समय पे 4 से 5 ऑथर्स की किताब पढ़ रहे हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, इट इज अ टोटल टाइम वेस्ट। ये एक पूरी तरीके का टाइम वेस्ट है। बेहतर ये होता है कि आप एक सोर्स पकड़ें और उसी सोर्स को मल्टीपल टाइम पढ़ें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें और जो भी कुछ नया आपको मिलता जाए उसको नोट करते जाए। सिंपल। देखिए, कोई भी एक किताब पूरी कंप्लीट संपूर्ण नहीं होती। जरूरी नहीं कि आपके पेपर में जो सवाल आ रहा है वो आपकी पढ़ी हुई कमेंट्री से आ रहा हो, लेकिन यह जरूर है कि अगर आप वो कमेंट्री 4 से 5 से 6 बार पढ़ चुके हैं, कमेंट्री बुक प्लस आपके डिक्टेशन नोट्स, मैं आपको क्लास में डिक्टेशन नोट्स जो देता हूं वो अगर आप पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर आप नए क्वेश्चंस जो भी सॉल्व कर रहे हैं उसकी भी एक नोट मेकिंग करते चल रहे हैं, सो ऑल ऑफ दैट विल हेल्प यू आउट। ये सिंगल सोर्स की कैटेगरी में ही आएगा। लेकिन अगर आप एक ही सब्जेक्ट के लिए 3 से 4 कमेंट्री पढ़ रहे हैं और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप 10, 12, 15 सब्जेक्ट जितने भी पढ़ रहे हैं सबके लिए 3-3, 4-4 सोर्सेज रेफर कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती सोर्सेज की यही होती है कि सोर्सेज भतेरे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब अगर आप सोर्सेज ही पढ़ने जाओगे, इतने सारी किताबें हो जाएंगी कि आप कभी भी सारी किताबों को याद नहीं कर पाओगे और फिर आप बाद में बोलोगे कि शुभम सर आपने बताया नहीं। शुभम सर ने बताया था। ध्यान रखिए। नेक्स्ट, गाइड बुक्स जो होती हैं
उनको मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूं, एटलीस्ट एट द प्रिलिमिनरी स्टेज। पहले आप पूरे सब्जेक्ट्स को पढ़ लें, उसके बाद खाली क्वेश्चन आंसर के लिए गाइड बुक्स आप रेफर कर सकते हैं, या दुक्की जो होती है, जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी प्रचलित एक किताब है, गाइड होती है, ठीक है, अलग अलग पब्लिकेशंस की आती हैं, रेगा सूर्या राव की आती है, आपका AK जैन की आती है। इन सबको इनिशियल स्टेजेस पे रिकमेंड नहीं किया जाता। दीज बुक्स आर टू बी रेफर्ड जब आप ऑलरेडी 1 साल 1.5 साल तक अपने सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर चुके हो, पढ़ चुके हो, आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है, एंड यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। जब आपको ये करना है तब आप स्टिक करते हैं दुखियों पे या फिर गाइड बुक्स पे, बट नॉट अदरवाइज, उसके अलावा नहीं। ठीक, चलिए इसके बाद यहां पे आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं, कि जैसे सबसे पहले एक नया टर्म यूज हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये क्या होता है? What right does an arrested person have during interrogation as per BNSS? जनरल क्वेश्चंस हैं आप, अंडर विच कंडीशन कैन अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, ये चीज आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे भी मिल जाएगी, वहां पे भी मैं क्विजेस क्वेश्चंस डालता रहता हूं। यू कैन सी ऑल दीज आर सैंपल क्वेश्चंस। According to section 47, a police officer must inform about the grounds for arrest and their rights to bail. तो ये सारी चीजें जो है सेक्शन 50, 234 BNSS, ये सारे क्वेश्चंस आपकी हेल्प करते हैं। प्लस स्टडी ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए आपके लिए, हाउ शुड यू स्टडी BNSS। तो सिंपल तरीका है स्टडी ऑब्जेक्टिव को असर्टेन करने का। सबसे पहले सेक्शन वाइज मास्टरी, सब्जेक्ट स्टडी ऑब्जेक्टिव्स फॉर BNSS, सेक्शन वाइज मास्टरी, बैरैक्ट लैंग्वेज प्लस स्ट्रक्चर। यानी कि यदि आप BNS का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, हर चैप्टर में क्या बात दी गई है, कौन सा सेक्शन डिस्कस किया गया है, सो ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, आपको कंपैरेटिव एनालिसिस आना चाहिए BNSS और CRPC का, क्योंकि ये जैसा मैंने बताया अगले 1-1.5 साल, एटलीस्ट 1-1.5 साल ये रेलेवेंट होगा। फिर एप्लीकेशन प्रैक्टिस, वर्किंग थ्रू हाइपोथेटिकल सिनारियोज एंड केस स्टडीज, ये नए प्रचलन में है। ज्यादा क्वेश्चंस, अब बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस बनते हैं, फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, सो दे इन टर्न आर गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। प्लस आपको अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अगर रखनी है तो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं खुद भी अपनी क्लासेस में MCQ की प्रैक्टिस भरपूर ढंग से करवाता हूं। In fact, many of my series are world famous in India. ठीक है, कई मेरी ऐसी सीरीजेस हैं जो कि एक्चुअली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं पॉइंट बाय पॉइंट। I'll give you an example. अगर आप लोग सेक्शन याद करने में प्रॉब्लम फेस करते हो तो मैंने एक सीरीज इंट्रोड्यूस की है, सेक्शन मैनियक। ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। इसी के साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन में केस लॉस को लेकर के परेशान रहते हो तो प्रेसिडेंशिया एक सीरीज है जो आपकी हेल्प करती है। अगर आपको लेंदी क्वेश्चंस, फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन से डर लगता है तो आपके लिए ट्राइथलॉन है। अगर आप जल्दी जल्दी स्पीड में गलती करते हो और स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस आप चाहते हो जो कि स्पीड में करवाए जाएं तो स्प्रिंट एक सीरीज है। प्लस अगर आपको जीके में प्रॉब्लम है और आप हाईएस्ट लेवल की जीके को सॉल्व करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एक सीरीज है बाय द नेम ऑफ भौकाल। सो ये जितनी भी सीरीजेस के नाम आप लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऑल दीज सीरीजेस आर कंडक्टेड बाय मी ऑन टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म। हम ये सारी सीरीजेस को कंडक्ट करते हैं अलोंग विद मैथ्स फॉर मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सेशंस, यानी कि आपके मेंस एग्जामिनेशन के भी टेस्ट सेशंस होते हैं। So the students are actually extensively covered with all the areas of their preparation. तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, मुझसे पढ़ना चाहते हो, मुझसे सीखना चाहते हो तो आप हमारी टेक्स्ट बुक जुडिशरी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। प्लस अगर आपको बताएं तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी अप्रोच आपकी स्टडी सेगमेंट के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, देखिए बैरैक्ट रीडिंग आपकी मिनिमम 1 घंटे की होनी चाहिए, ये मिनिमम है। जजमेंट या रिपोर्ट एनालिसिस, जजमेंट्स आपको अलग से पढ़नी चाहिए 30 मिनट। MCQ प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए 30 मिनट से 45 मिनट, बस इसका अगर आप टोटल करेंगे तो लगभग ये 2.25 घंटे के आसपास का एक सब्जेक्ट लैंड करेगा। प्लस स्टडी ऑब्जेक्टिव्स यहां पे सारे लिखे ही हैं।
ठीक। सो अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो आपका बीएनएसएस एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन के निकलेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप मेरे साथ प्रिपरेशन करें तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम हैंडल। सबसे पहले तो मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मुझे ज्वाइन कर लो @द शुभम सर पे, और साथ ही साथ में जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज हैं उसको इस गूगल फॉर्म में जरूर फिल कर दो, ताकि हमें पता चल सके कि हम आपकी ab initio फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मदद कैसे कर सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, आई होप आपको ये ab initio सीरीज का पहला सेशन अच्छा लगा होगा। ये एक बिगिनर सेशन है, ये एक पहला सेशन है। इसमें मैंने आपको कोई भी हाई फाई जानकारी या कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन डराने के लिए नहीं दी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपसे फंडामेंटल डिस्कशन किया है बीएनएसएस को लेकर के। तो अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मेरी टीम भी आपकी मदद करेगी। प्लस हम लोग जल्दी ही हमारा सारथी फाउंडेशन बैच लाने वाले हैं फ्रॉम 16th of June 2025। तो अगर आप चाहें तो आप उस सारथी फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स रैप अप द सेशन। कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगा विद अनदर ab initio of BNS and BSA and all the other subjects which are relevant for your syllabus for judicial services examination. With that being said, tada, bye bye, take care, bela chao, Giorgino and what? जय हिंद, बाय बाय।